हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि इंडिया की कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसको कि 16 ऑफ जनवरी को किक स्टार्ट किया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन का रोल आउट प्लान है वो क्या है, वैक्सीन कैसे काम करती है, कितनी तरह की वैक्सीन्स होती है, इंडिया में जो वैक्सीन्स अप्रूव की गई हैं वो कौन सी हैं, गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं, किन लोगों को ये जो वैक्सीन है दी जा सकती है और किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा सकती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंडिया की जो कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है और इसको स्टार्ट किया गया है जनवरी 16, 2021 को। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ड्राइव को स्टार्ट करने से पहले ऑलरेडी कंट्री में जो ड्राई रन कोविड वैक्सीन जो ड्राइव है वो कंडक्ट की गई है। ड्राई रन में चेक किया गया है कि कोई सप्लाई गैप या किसी भी तरह की अगर कोई ऐसी दिक्कत है उसको चेक किया जाए। और जो कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो कोविन प्लेटफॉर्म है जिस पे सिटीजन रजिस्टर करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसकी भी थॉरो चेकिंग हो गई इस ड्राई रन के थ्रू। अभी जो फेज़ 1 है उसको स्टार्ट किया गया है और जो फेज़ 1 है वो अगस्त तक लास्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो कितने लोगों को मिलेगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को और 2 करोड़ फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन उनको मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगी प्रायोरिटी बेसिस पे, जिसमें 1 करोड़ जो हैं वो हेल्थ वर्कर्स हैं और 2 करोड़ जो हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ जो है वो सीनियर सिटीजन्स हो गए या वो लोग होंगे जिनको मॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे किसी को कार्डिक डिजीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, रेनल या मेटाबॉलिक कोई ऐसी डिजीज़ेज़ हैं, उन लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। और इस वैक्सीन के लिए जो सिटीजन्स का डाटा है वो गवर्नमेंट को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने प्रोवाइड किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डाटा प्रोवाइड किया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वैक्सीन है वो कैसे काम करती है। जो वैक्सीन है वो नेचुरल इन्फेक्शन को मिमिक करती है। जो वैक्सीन होता है उसमें वीकेंड या इनएक्टिव पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एंटीजन होता है वो बॉडी में डाला जाता है। ये या तो एंटीजन होता है या ब्लूप्रिंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीजन होता है और जब हमारी बॉडी उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेती है तो जो हमारे टी सेल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात कि ये जो वैक्सीन है ये सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को ही नहीं बढ़ाएगी लोगों में जिससे वो कोविड-19 इन्फेक्शन से बच पाएँ। इसके साथ-साथ ही इंडियन जो पॉपुलेशन है उसकी हर्ड इम्यूनिटी है जो है वो भी बिल्ड होगी। तो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होती है कि जब एक पॉपुलेशन का जो एक मेजर सेगमेंट है, जब वो इन्फेक्शियस डिजीज़ से इम्यून हो जाएगा तो जो डिजीज़ है जैसे पैंडेमिक जैसी जो डिजीज़ हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही हैं, लेकिन अगर इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इम्यून हो जाएगा तो जो डिजीज़ का स्प्रेड है उसको रोका जा सकता है। तो उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करें कि जो वैक्सीन्स है वो कितने टाइप की होती हैं। तो वैक्सीन 4 टाइप की होती हैं। एक वैक्सीन है जो होल वायरस पे बेस्ड होती हैं। इसमें जो वायरस है या वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा या वीकेंड होगा। इनएक्टिवेट में जो इंडिया में जो कोवैक्सीन लॉन्च की गई है वो इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ कर रही है। दूसरा केस हो गया नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन का। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वैक्सीन जो होती हैं दे आर अनएबल टू मेक वायरल पार्टिकल्स, दे ओनली प्रोड्यूस वैक्सीन एंटीजन। जो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर जो वैक्सीन होंगी वो एक बेनाइन वायरस को यूज करेंगी एज अ वेक्टर जो कि कैरी करेगा सार्स कोविड के एंटीजन को। थर्ड है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन जो कि जेनेटिक मटेरियल्स को यूज करेंगे डीएनए या आरएनए को ऑफ एंटीजन्स, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन है जो पर्सन्स को दी जाएगी। डीएनए और आरएनए की अगर हम वैक्सीन की बात करें तो जो फिजर की जो मेडिसिन जो दी जा रही है, जो मॉडर्ना की जो मेडिसिन दी जा रही है वर्ल्ड वाइड, वो इसी टाइप पे बेस्ड है। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन वो होती है जिसमें जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स है सार्स कोविड के उनको दिया जाएगा एक बूस्टर के साथ। जो प्रोटीन बेस्ड सब यूनिट्स हैं दे प्रेजेंट एन एंटीजन टू द इम्यून सिस्टम विदाउट वायरल पार्टिकल्स।
अब आगे हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन सी 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है। तो इंडिया में अभी कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को इन दो वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोविशील्ड की। जो कोविशील्ड है इसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ब्रिटिश स्वीडिश जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलकर इस मेडिसिन को डेवलप किया है। और ये वैक्सीन जो है 90 to 90% जो है इफेक्टिव है, अगर इसके जो दोनों शॉट्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो 2 to 3 मंथ्स रखा जाए। इसी के साथ अगर हम फिजर और मडर्ना की जो मेडिसिन है अगर उसको कंपेयर करें, तो जो फिजर और मडर्ना की जो वैक्सीनेशन है वो mRNA टेक्निक को यूज करती है, जिससे कि वो और ज्यादा कम्प्लेक्स जो mRNA है वो कम्प्लेक्स भी है, फ्रेजाइल, वीक भी है, और जो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर्स हैं उसको अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर्स चाहिए। उसी के कंपैरिजन में हम इंडिया में कोविशील्ड को देखें तो कोविशील्ड एक वेक्टर वैक्सीन है। तो कोविशील्ड जो है वो एक वेक्टर वैक्सीन है जो उसके कंपैरेटिव स्लोअर है, चीपर है, और सबसे बड़ी बात है कि 6 मंथ्स तक वो स्टेबल रह सकती है स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर्स पे। क्योंकि जो अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर है उसको प्रोवाइड करने के लिए जो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा रहेगा और वैक्सीन के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर्स पे जो है अगर इसको रखा जाए तो इसको इम्प्लीमेंट करना इंडिया में ज़्यादा ईजी है। अब हम बात करेंगे कोवैक्सीन की। जो कोवैक्सीन है उसको इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक और जो क्लिनिकल रिसर्च बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। कोवैक्सीन ने इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन है जो मॉडल है वो यूज किया है, जिसका मीनिंग ये है कि जो होल जो वायरस है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे कि फर्दर फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसके लिए जो कोरोना वायरस है उसके सारे बैचेस को उसको पहले ग्रो किया जाएगा, फिर उसको उस बैक्टीरिया उसको किल किया जाएगा, उसको किल करने के बाद फिर उसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो यूज किया जाएगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है जो कोवैक्सीन ने अडॉप्ट किया है। इसी के साथ कोवैक्सीन ने ये कहा है, भारत बायोटेक ने ये कहा है कि जो लोग भी कोवैक्सीन की मेडिसिन लेंगे अगर उनको कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो उनको कंपनसेशन दी जाएगी, कंपनी कंपनसेशन देगी अगर उनको कोई एडवर्स इफेक्ट होता है। और साथ ही जिसको भी कोवैक्सीन की मेडिसिन मिलेगी उनको एक फैक्ट शीट भी दी जाएगी, ताकि अगर उनको स्टार्टिंग के 7 डेज में कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है तो वो उसको नोट डाउन करें उस पे। उसके साथ ही जो कंसेंट फॉर्म है उस फॉर्म में उन्होंने ये क्लियर किया हुआ है कि इस मेडिसिन का जो फेज 1 और जो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल है उसमें ये जो वैक्सीन है ये एकदम सक्सेसफुल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही है। लेकिन इस वैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल है वो अभी ऑनगोइंग है, अभी इसका फेज 3 जो ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे और कौन सी जो वैक्सीन है वो इंडिया में आने वाली हैं, तो इसी के साथ ही जाइडस की जो ZY-CoV-D है, इसको जो डायरेक्ट कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया है फेज 3 के ट्रायल के लिए। जो रशिया की स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन है इसका फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। और जो हैदराबाद बेस्ड जो बायोलॉजिकल जो वैक्सीन है इसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, जो हमने 4 टाइप डिस्कस किया था, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है ये। और इसी के साथ जो 4th है वो है पुणे की जिनोवा फार्मास्यूटिकल की वैक्सीन, जो कि इंडिया की ओनली जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है वो है। ये इंडिया की ओनली mRNA बेस्ड वैक्सीन है। जो फिजर और बायोएनटेक और जो मडर्ना है ये जो वैक्सीन हैं ये इसी टाइप पे बेस्ड है, जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी रोल आउट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे जो फैक्ट शीट यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। तो सबसे पहले फैक्ट शीट क्या है? फैक्ट शीट में एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है जिसमें वैक्सीन प्लेटफॉर्म की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस, उसकी डोज क्या होगी, कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट्स, और इसमें गाइडलाइंस में कॉन्ट्रडिक्शंस बताई गई हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस का मीनिंग ये है कि किस कैटेगरी के जो लोग हैं उनको मेडिसिन नहीं दी जाएगी। कुछ पे परमानेंट है, कुछ केसेस में बताया गया कि मेडिसिन बिल्कुल नहीं दी जाएगी, कुछ में टेम्परेरी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जिनको कि 4 to 8 वीक्स के बाद मेडिसिन ये वाली वैक्सीन दी जा सकती है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि गाइडलाइंस में क्या कहा गया है। तो जो जनरल गाइडलाइंस है उनमें क्लियरली कहा गया है कि ये वैक्सीन 18 साल से अबव
की एज के लोगों के लिए है, 18 साल से छोटे जो हैं उनको ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी। सेकंड है कि जो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वैक्सीन है परमिटेड नहीं है। सेकंड डोज शुड आल्सो बी ऑफ द सेम कोविड-19 वैक्सीन व्हिच वाज एडमिनिस्टर्ड एज द फर्स्ट डोज। तो आपको स्टार्टिंग में जो पहली डोज जिस वैक्सीन की मिलेगी, आपको सेकंड डोज भी उसी वैक्सीन की लेनी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक डोज उसकी ले लें और एक दूसरी वैक्सीन की ले लें। ये चीज़ गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली बताई गई है। थर्ड, अगर किसी पर्सन की किसी और चीज़ की वैक्सीनेशन चल रही है, तो दोनों वैक्सीनेशन के बीच जो इंटरवल है एटलीस्ट 14 डेज़ का ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और वैक्सीन चल रहा हो, साथ में ये वाला वैक्सीन भी दे दिया जाए। अब कॉन्ट्रडिक्शंस कहाँ दी गई है, किन लोगों को जो है वो बिल्कुल मना कर दिया गया है कि इन लोगों को मेडिसिन्स नहीं दी जाएगी। तो अगर किसी पर्सन की हिस्ट्री है एलर्जिक रिएक्शन की, अगर उसके प्रीवियस किसी कंट्री में कोविड-19 की वैक्सीन की ड्राइव चल रही हो, उन्होंने वहाँ वैक्सीन ली हो, उनको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, तो उनको इंडिया में वैक्सीन नहीं दी जाएगी। सेकंड केस है कि अगर किसी को इमीडिएट या डिलेड ऑनसेट ऑफ रिएक्शन होता है इंजेक्टेबल थेरेपीज़ पे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से या फूड आइटम से, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं। जिन लोगों को ऐसी दिक्कत है, उन लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। थर्ड, जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग वुमेन हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि जितने भी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं, उनमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन पे जो ट्रायल है, वो कंडक्ट नहीं किया गया है। अब आगे हम देखते हैं कि टेम्परेरी किन लोगों के लिए जो मेडिसिन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन इस समय जो कोविड पॉजिटिव है, एक्टिव सिम्पटम्स है उसमें, तो उसको टेम्परेरी में 4 टू 8 वीक्स का के बाद वैक्सीन देने की बात की गई है, तो उनको अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। दूसरा, अगर किसी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी गई हैं या किसी की प्लाज़्मा थेरेपी हुई है, तो उसको ये वाली मेडिसिन नहीं दी जाएगी, उसको ये वाली वैक्सीन जो है वो नहीं दी जाएगी। और थर्ड, अगर कोई पर्सन अनवेल है या हॉस्पिटलाइज़्ड पेशेंट्स हैं, भले हॉस्पिटल में वो इंटेंसिव आईसीयू में हो या ना हो, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइज़ हैं किसी इलनेस के चलते, तो उनको अभी टेम्परेरी ये जो वैक्सीन है वो नहीं दी जाएगी। किन लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, भले उनको कोई और दिक्कत हो? अगर किसी पर्सन को पहले कोविड हुआ हो लेकिन वो ठीक हो चुका हो, पॉजिटिव हो, अब वो नॉर्मल हो, तो उन लोगों को जो वैक्सीन है वो दी जा सकती है। अगर किसी को क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं या कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे किसी को कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, अगर ऐसी कोई दिक्कतें हैं, तो उन लोगों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। थर्ड, अगर किसी को कोई एचआईवी पॉजिटिव है या किसी को कोई इम्यून सप्रेशन कोई कंडीशन है, उन लोगों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इन केस जो इम्यून सप्रेशन के जो केसेज़ हैं, इन लोगों में ये हो सकता है कि जो वैक्सीनेशन है वो उतना ज़्यादा जो है फ्रूटफुल ना रहे। अब हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की कि इसके लिए क्या कहा गया है। तो अगर हम कोविशील्ड को पहले डिस्कस करें, तो जो जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा, हो सकता है वो जगह हार्ड हो जाए, वहाँ स्वेलिंग आ जाए, वहाँ इंजेक्शन साइट पे पेन हो, हेडेक हो, फटीग हो, माइलेशिया होता है जब डीप मसल पेन होती है। मैलाइज़ की कंडीशन हो सकती है जिसमें ओवरऑल एक डिस्कम्फर्ट होगा। फिर पायरेक्सिया की कंडीशन हो सकती है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा रहे, चिल्स या आर्थल्जिया की कंडीशन हो सकती है जिसमें जॉइंट्स में पेन हो या नौज़िया जैसी फीलिंग हो। और कंपनी का ये कहना है कि अगर ऐसे सिम्पटम्स आते हैं किसी को भी, तो नॉर्मली अगर जो पैरासिटामोल है वो सफिशिएंट रहेगी, अगर किसी को ऐसे सिम्पटम्स डेवलप होते हैं तो। अब अगर हम इस वैक्सीन की रेयर और एडवर्स इवेंट्स की बात करें कि अगर कोई रेयर जो केस है उसमें क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि बहुत रेयर इवेंट्स में हो सकता है कि डीमिलिनेटिंग जो डिसऑर्डर्स हैं वो सामने आएँ। लेकिन रिपोर्ट्स में जो वैक्सीनेशन की जो रिपोर्ट है उसमें कोई कैज़ुअल रिलेशनशिप नहीं बताया गया है कि इससे होगा ही, लेकिन हो सकता है किसी को कोई ऐसी दिक्कत आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि डीमिलिनेटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। जो हमारी बॉडी की जो नर्व्स होती हैं वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होती हैं, जिस लेयर को कहा जाता है माइलिन। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स होता है जो कि ब्रेन से पूरी बॉडी में जो मैसेज है उसको ट्रांसमिट करता है। अगर किसी कंडीशन से जो माइलिन है वो डैमेज हो जाता है, तो उसको हम लोग डीमाइलिनेटिंग कंडीशन कहते हैं। तो ऐसे केस में जो है इसको हम डीमाइलिनेटिंग कंडीशन कहते हैं। उसी के साथ ही जो सबसे बड़ी कॉशन है वो ये दी गई है कि जिनको भी अबनॉर्मली लो लेवल्स ऑफ प्लेटलेट हैं। एक तो प्लेटलेट लेवल कई बार किसी पर्सन का ऐसे लो हो सकता है, लेकिन अगर अबनॉर्मली लो लेवल्स के जो लोग हैं,
उनको वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ये बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। अगर किसी को क्लॉटिंग फैक्टर की कोई डेफिशिएंसी है, कोई ऐसा डिसऑर्डर, प्लेटलेट डिसऑर्डर है, तो उन लोगों को मेडिसिन जो कोविशील्ड है वो नहीं दी जाएगी। अब ऐसे हम कोवैक्सीन के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें भी इंजेक्शन साइट पे पेन, हेडेक, फटीग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर, स्वेटिंग, कोल्ड, कफ, जो ऐसे सिम्टम्स हैं या इंजेक्शन साइट पे जो स्वेलिंग है, ऐसे जो माइल्ड जो इफेक्ट्स हैं उनकी बात की गई है, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट है। ये जो छोटे-छोटे जो सिम्टम्स हैं ये आ सकते हैं नॉर्मली, लेकिन रेयर और सीरियस इवेंट में अगर हम बात करें तो भारत बायोटेक का कहना है कि अभी तक उनकी वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उनमें कोई भी ऐसी जो प्रॉब्लम है नहीं पाई गई है, कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट अभी तक नहीं पाई गई है। और जो ऑनगोइंग जो फेज 3 ट्रायल है उसकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद ये चीज़ पता चलेगी। यहीं पे ही आज जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये वाली जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको लॉन्च किया है, उन्होंने बहुत क्लियर एडवाइस दी है सबको कि कोई भी जो लोग हैं वो मिथ से दूर रहें। और आज ही एक रिपोर्ट में क्लियर कहा गया है कि जो वैक्सीनेशन का जो सक्सेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें कि जो इंडिविजुअल का जेनेटिक जो मेकअप है, उसकी फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है, ये बहुत मायने रखती है। उनका ये रिसर्च में ये पता चला है कि कोविड-19 के टाइम पे जो डिप्रेशन है वो बहुत लोगों को हुआ है, जिसके चलते जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत लोगों का वीक है। तो जो वैक्सीन है वो बहुत स्लोली रिस्पॉन्ड करेगा इन केसेस में। इसी के साथ ही इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट है, वो ये है कि आज ही 23 डेथ्स हुई हैं नॉर्वे में। और लेकिन वो जो डेथ्स हुई हैं वो भी कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बाद ही हुई हैं। वहाँ पे फाइज़र की जो वैक्सीनेशन है उसको अप्रूवल दिया गया था, जिसको कॉमिर्नेटी भी कहते हैं, जिसको नाम दिया गया है कॉमिर्नेटी का। इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद 23 लोगों की जो है वो नॉर्वे में डेथ हुई है, लेकिन नॉर्वे गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये वो लोग थे जो मैक्सिमम 85 ईयर्स प्लस थे। तो इन लोगों को जो वैक्सीन है वो नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत पॉजिटिव है कि इसका बाकी जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वैक्सीनेशन ड्राइव का वो बहुत पॉजिटिव है। तो हम लोगों को भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव को एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। इस वीडियो की डिस्कशन यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।